संसद की कार्यवाही का आज बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की कार्यवाही चल रही है और आज संसद के दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी और आज दोनों सदन में हंगामे के आसार हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी आज चर्चा और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज का दिन हंगामेदार हो सकता है। तो संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं आज और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण भी है आज। तो आज रार के पूरे आसार हैं। धन्यवाद प्रस्ताव भी आज पेश किया जाएगा और इसके साथ ही संभावना है कि विपक्ष आज कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। तो आज संसद सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, इसका जवाब पीएम मोदी 2 जुलाई को दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज पूरे आसार हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसके साथ ही आपको बता दें, धन्यवाद प्रस्ताव भी पेश होगा। तो आज का दिन भी बेहद खास रहने वाला है। तो दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसके साथ ही आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाएंगे। इस पर अपडेट भी आपको देंगे कि आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि विपक्ष पेपर लीक का मामला भी उठाएगा। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2024 को बम्बई में हुआ। श्री ब्रह्मानंद मंडल बिहार के मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मंडल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री ब्रह्मानंद मंडल का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 2024 को बिहार के मुंगेर में हुआ। श्री जयपद सिंह जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। वो रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री जयवंत सिंह जी का निधन 71 वर्ष की आयु में 2 फरवरी 2024 को लखनऊ में हुआ। श्री डी वेणुगोपाल तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री वेणुगोपाल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य रहे। श्री डी वेणुगोपाल का निधन 92 वर्ष की आयु में 15 फरवरी 2024 को तिरुवन्नामलाई में हुआ। डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्फ उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर बर्क विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्फ का निधन 93 वर्ष की आयु में 27 फरवरी 2024 को संबल उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री CPM गिरियप्पा कर्नाटक के चित्रदुर्ग संसदीय क्षेत्र से 9वीं, 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गिरियप्पा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य। इसके पूर्व
कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। श्री CPM गिरियप्पा जी का निधन 83 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2024 को बेंगलोर में हुआ। श्री A गणेश मूर्ति तमिलनाडु के इरोड संसदीय क्षेत्र से 12वीं, 15वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गणेश मूर्ति विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री A गणेश मूर्ति जी का निधन 28 मार्च 2024 को 76 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में हुआ। श्री कुंवर सर्वेश कुमार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सर्वेश कुमार ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। इसके पूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में 5 कार्यकालों के लिए कार्य किया। श्री कुंवर सर्वेश कुमार जी का निधन 20 अप्रैल 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री राजवीर दिलेर उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दिलेर ग्रामीण विकास और पंचायत राज संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री राजवीर दिलेर का निधन 24 अप्रैल 2024 को 65 वर्ष की आयु में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री V श्रीनिवास प्रसाद कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 13वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री प्रसाद विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व श्रीनिवास प्रसाद ने 2 कार्यकालों के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य और कर्नाटक सरकार के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री V श्रीनिवास प्रसाद जी का निधन 29 अप्रैल 2024 को 76 वर्ष की आयु में बेंगलोर में के कर्नाटक में हुआ। श्री M सेल्वराज तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय क्षेत्र से 9वीं, 11वीं, 12वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रसायन उर्वरक संबंधी स्थायी समिति और कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री M सेल्वराज का निधन 13 मई 2024 को 67 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ। श्री सुशील कुमार मोदी जी बिहार के भागलपुर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मोदी जी ने सरकारी उपकरण संबंधी समिति, जल संसाधन समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी 2 कार्यकाल के लिए बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री प्रताप राव B भोसले जी महाराष्ट्र के सतारा संसदीय क्षेत्र से 8वीं, 9वीं, 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री भोसले जी सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति के सदस्य और कई संसदीय तो 2 तस्वीरें आप देख रहे थे लोकसभा और राज्यसभा से तस्वीरें, और भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि पहले नीट पर शांति से चर्चा की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि पहले इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को इस चर्चा में भाग लेना चाहिए क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। तो पीएम मोदी चर्चा में भाग लें, ये कहना है राहुल गांधी का। पहले नीट परीक्षा पर शांति से चर्चा की जरूरत है और पीएम मोदी को भी चर्चा में भाग लेना चाहिए, ये राहुल गांधी ने कहा है। क्या कुछ का सुनवाते हैं। ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है
उस पर डिस्कशन चाहिए। इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। तो देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष की ओर से हंगामा हो सकता है, चर्चा की मांग इस पर की गई है और इसके साथ ही एक नोटिस भी दिया गया है। अभी आपने सुना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीएम मोदी को चर्चा करनी चाहिए, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले नीट परीक्षा पर शांति से चर्चा की जरूरत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की यूनिफाइड कमांड की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सुरक्षा बल के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद है। तो सर्किट हाउस में बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए हैं और बैठक में नक्सल मोर्चे और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो आपको बता दें कि इस बैठक में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, राज्य पुलिस के हाई लेवल ऑफिसर मौजूद है। एक बड़ी बैठक चल रही है छत्तीसगढ़ में यूनिफाइड कमांड की ये बैठक, जिसमें बता दें आपको कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और सुरक्षा बल के आला अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। तो एक बड़ी बैठक और कई महत्वपूर्ण चर्चाएं विकास के साथ साथ देखिए सर्किट हाउस में बैठक हो रही है और विकास के साथ साथ नक्सल मोर्चे को लेकर भी चर्चा की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता खुमन साहू लाइव जुड़ गए हैं। खुमन, बैठक शुरू हो चुकी है, कई अधिकारी शामिल हुए हैं, क्या जानकारी है? देखिए ऋतु, सबसे पहले नक्सलवाद पर रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में तमाम जो आला अधिकारी है नक्सलवाद से जुड़े हुए, नक्सलियों से जो लोहा लेते हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं। बैठक पे रणनीति तैयार की जा रही है कि नक्सलवाद को कैसे छत्तीसगढ़ से खत्म किया जाए। यही कारण है कि तमाम अधिकारी एक जगह इकट्ठे हुए हैं। आने वाले दिनों में कैसे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो काम करेंगे, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी ओर योजना बनाई जा रही है वहाँ के लोगों तक विकास पहुँचाने के लिए, कैसे अच्छी शिक्षा वहाँ के लोगों को मिले, स्वास्थ्य सुविधा कैसे बेहतर हो, वहाँ सड़क कैसे पहुँचे, विकास का कार्य कैसे पहुँचे, सरकार की जो योजना है उसको कैसे वहाँ के लोगों को लाभ मिले, इस पर चर्चा हो रही। तो समझा जा सकता है कितना महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने कामकाज किया है, 100 से ज़्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है, 400 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 400 से ज़्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया सुरक्षा बल के जवानों ने। आने वाले दिनों में किस तरीके से काम करेगी छत्तीसगढ़ सरकार, बस्तर की खूबसूरती को पूरा देश के साथ साथ दुनिया को दिखाना चाहती है ऋतु, क्योंकि बस्तर बहुत खूबसूरत है और यही कारण है कि वहां से खुमन, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। अब देखना होगा कि क्या कुछ चर्चा होती है। फिलहाल शुक्रिया खुमन आपका जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग की है। जमकर हंगामा भी आज देखने को मिला और इसके साथ ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग की। उस पर बयान भी आपने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सुना, जब उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इस पर चर्चा करनी चाहिए, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। अब लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग उठाई है, जमकर हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पर पहले चर्चा करने की मांग की, उससे लेकर एक बयान दिया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। कल तो सदन की कार्यवाही जो 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट परीक्षा को लेकर चर्चा की मांग की और ये बयान भी आपने सुना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। और इसके साथ ही फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
आगे बढ़ेंगे, गरियाबंद की बात करेंगे, जहां एसडीएम की अगुवाई में राजस्व विभाग ने रेत से भरे हाईवा को जब्त कर लिया। यह हाईवा ओडिशा बॉर्डर से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा था, जिसे नायब तहसीलदार विजय सिंह ने रोका। वाहन रोकते ही ड्राइवर फरार हो गया और थोड़ी ही देर में वाहन मालिक सतीश मौके पर पहुंचा और उसने अफसरों से बहस करने लगा, लेकिन तब तक एसडीएम मौके पर पहुंच गए। बहस बढ़ी तो पुलिस को भी बुलाया गया और इसके बाद नायब तहसीलदार विजय सिंह ही चलाते हुए थाने लेकर पहुंचे। तो हाईवा को चलाते हुए पहुंचे नायब तहसीलदार, गरियाबंद से मामला सामने आया है। रेत से भरा हुआ हाईवा जब्त किया गया और नायब तहसीलदार खुद इस हाईवा को जब्त कर लेकर पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, 2 दिन पहले जो है स्वास्थ्य मंत्री देवभोग के दौरे पर आए थे, तो ग्रामीण इलाके के काफी लोग उनसे शिकायत किया था कि एक रेत माफिया है जो 2022 के भंडारण की पर्ची का हवाला देकर लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। ये बातें भी निकल कर आई थी कि पीएम आवास के लिए ग्रामीण जब रेत ले जाते हैं तो 500 रुपया की उगाही करता है और नहीं देने पर मारपीट का जब मामला आया, इसके बाद में हमने लगातार इस पे खबर लगाई। खबर के बाद जो है प्रशासन जागी और कल जो है अपने सूचना तंत्र मजबूत करने के बाद राजस्व अमले ने उसी ठेकेदार जिसपे आरोप लगे थे अवैध भंडारण के, उसकी गाड़ी को भी उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ये बात तो स्पष्ट हो गई कि उड़ीसा से अवैध तरीके से परिवहन करके रेत का भंडारण किया जा रहा है। जब गाड़ी हाईवा बॉर्डर के पास पकड़ाई तो काफी हुज्जत भी करने लगा। पुलिस के सहयोग से उसको किसी तरह हाईवा को लेकर आया गया। लेकिन इन सब मामले में एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि 2022 का भंडारण जिसको अनुमति दी गई है और उस भंडारण में रेत का मात्रा कभी खत्म नहीं होता था और वो उसका भांडा भी फूटा है कि आखिर क्यों खत्म नहीं होता था, उस राज का भी खुलासा हो गया है। क्योंकि ठेकेदार जो है उड़ीसा से अवैध तरीके से भंडारण को लेके आता था। बड़ा सवाल ये है कि माइनिंग विभाग अब तक इसके वेरिफिकेशन नहीं करती थी, भंडारण को छूट दे दिया था। इसलिए देखना होगा कि अब इस मामले में क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब दिल्ली से मिल रही है खबर। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर आज सुबह बड़ी घटना हो गई। अचानक छत का ऊपरी हिस्सा गिरा और इसके चलते यहां गाड़ियां चपेट में आ गई। मौके पर पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है। इस हादसे में अब तक 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दें कि टर्मिनल 1 में छत का एक हिस्सा गिरने से इस हादसे में अब तक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अभी भी गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था, जिसे बाद में बाहर निकाला गया और उसका भी इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। इसकी पुष्टि फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने की है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, तो वहीं इस हादसे में कई गाड़ियों का नुकसान भी हुआ है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ, जिसकी 4 तस्वीरें आपको दिखा दे। देखिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है इलाज के दौरान, वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है। तो छत से गिरता हुआ ये पानी आप देखिए, हादसे के बाद की तस्वीर देखिए, और राहत और बचाव कार्य भी जारी है। बड़ा हादसा हुआ है। टर्मिनल 1 पर छत गिरने से 5 लोग घायल हुए हैं, वहीं अब तक एक की मौत हो चुकी है। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर के एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से टला। दरअसल जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर ड्रॉप एंड गो जोन में खड़ी कार पर शेड गिर गया। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जिससे कार का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। बड़ी बात यह कि कुछ महीनों पहले ही 450 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का रेनोवेशन हो रहा। अब एयरपोर्ट के रेनोवेशन की गुणवत्ता की पोल खोलती ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। तो चलिए ये 2 तस्वीरें देखिए। एक और दिल्ली में जहां बड़ा हादसा हुआ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यह हादसा हुआ, और दूसरी तस्वीर आप देखिए जबलपुर से, जब कार पर ये हिस्सा गिरा और हालांकि गनीमत रही कि उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था जिस वक्त ये हादसा हुआ। बता दें कुछ महीनों पहले ही रेनोवेशन हुआ एयरपोर्ट का करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन उस गुणवत्ता की पोल खोलती ये तस्वीर जबलपुर से सामने आई है। हाँ, घबरा रहे हैं। और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली हवाई अड्डे पर छत गिरने की घटना को दुखद बताया और कहा कि घटना की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा हूं। साथ ही एयरलाइंस को T1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी और घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसे को लेकर प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। जबलपुर एयरपोर्ट की भी छत ढह गई, ये लिखा है प्रियंका गांधी ने। हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत को दुखद उन्होंने बताया। तो प्रियंका गांधी का ये सोशल मीडिया एक्स पर जो उन्होंने लिखा है देखिए। और इसके साथ ही आपको बता दें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हादसे को लेकर, साथ ही जबलपुर के एयरपोर्ट हादसे को लेकर भी
उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है।